हेलो गाइज, आप देख रहे हैं अनुपम एजुकेशन चैनल। हमारे चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम प्री बोर्ड परीक्षा 2022 कक्षा 12वीं विषय रसायन प्रश्न पत्र को हल करेंगे। ये प्रश्न पत्र 3 घंटे का है और 70 अंक है। प्रश्न पत्र को हल करने के लिए निर्देश ये दिए गए हैं जिन्हें आप स्वयं पढ़ सकते हैं। हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन की ओर, जहाँ पर हम उनके उत्तरों को 1 बाय 1 देखेंगे। हमारे सामने पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें शुष्क बर्फ ठोस CO2 है तो क्या है, किस तरह का ठोस है, तो ये आपको बताना है। तो यह एक आणविक ठोस है, इसका राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, किसी अभिक्रिया का वेग के a⁴n b⁴n है, इसकी कोटि क्या होगी। तो कोटि हमेशा होती है जो सांद्रताओं की घातों का योग। तो घात यहाँ पर m और n है, इसलिए कोटि क्या होगी, m+n होगी। इसलिए राइट आंसर इसका क्या है, m+n। इसके बाद चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, कोलाइडी कणों का कौन सा गुण प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही ऑप्शन हमारा है टिंडल प्रभाव, जो कोलाइडी कणों का एक विशेष गुण है जो प्रकीर्णन के कारण होता है। हेमेटाइट जो कि लोहे का एक अयस्क है, कि सांद्रण की विधि कौन सी है। तो यहाँ पर 4 विधियाँ दी गई है। सही जो आंसर है वो चुंबकीय पृथक्करण विधि है। और जो अगला क्वेश्चन इस तरह से है, निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का अष्टक पूर्ण नहीं है, क्रिप्टॉन, नियान, हीलियम, आर्गन। तो आप सभी लोग जानते हैं कि हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होता है, इसमें मात्र 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसका अष्टक पूर्ण नहीं होता है। अष्टक पूर्ण होने का अर्थ है बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होना, जबकि हीलियम के बाहरी कोश में 2 ही इलेक्ट्रॉन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस औषधि की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। यह सबसे पहला एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन। उसके बाद चलते हैं, ज्वरनाशी एंटीपायरेटिक्स क्या है। तो यहाँ पर कौन कौन से हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही ऑप्शन इसका है एस्प्रिन, जो है ज्वरनाशी है, एंटीपायरेटिक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन इस तरह से है, अंतः केंद्रीय घनी क्रिस्टल में परमाणुओं की संख्या होती है। तो कितनी होती है, 2 होती है। एक होता है कोनों पर और एक होता है केंद्र पर, इस तरह से कुल 2 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, झाग उत्प्लावन विधि अयस्क के सांद्रण हेतु प्रयुक्त होती है। तो ये होती है सल्फाइड अयस्क। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए झाग प्लवन विधि का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है, SO2 द्वारा विरंजन क्रिया द्वारा होती है। तो SO2 द्वारा विरंजन क्रिया अपचयन क्रिया द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, अपचयन के द्वारा होती है। SO2 जब विरंजन करता है किसी चीज को तो वो अपचयन द्वारा होती है, इसलिए इसका राइट आंसर है अपचयन। अगला है, ऐसा पदार्थ जो आमाशय की अम्लता को कम करता है वो क्या कहलाता है, उसे बोलते हैं प्रति अम्ल, प्रति अम्ल, या इंग्लिश में कहें तो एंटा एसिड। अगला है, प्राकृतिक रबर में एस के तियर्क, एस मतलब सल्फर के तियर्क बंध डालने की क्रिया कहलाती है। तो इसका राइट आंसर है वल्कनीकरण। क्या है, वल्कनीकरण, इसका राइट आंसर है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें लिखा है, पर्यावरण में अपघटित होने वाले बहुलक क्या कहलाते हैं। तो वो कहलाते हैं जैव निम्नीकरण, जैव निम्नीकरण, जिसे बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल यानी कि जो पर्यावरण में आसानी से अपघटित हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं या जिनका क्षय हो जाता है, उन्हें हम पर्यावरण में अपघटित होने वाले बहुलक कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल या जैव निम्नीकरण। अगला क्वेश्चन आता है, बेकेलाइट एक प्लास्टिक है, किस तरह का प्लास्टिक है। तो ये है थर्मोसेटिंग,
थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्या लिखेंगे? थर्मोसेटिंग। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन इस तरह से है। थर्ड क्वेश्चन है सही जोड़ियाँ बनाइए। तो यहाँ पर धात्विक क्रिस्टल, जो इसमें कौन सा बंध होता है? धात्विक बंध होता है, इसलिए डी वाला इसका राइट आंसर रहेगा। अब हीरा क्या है? तो हीरा जो होता है एक सहसंयोजी ठोस होता है। इसके बाद स्वर्ण संख्या का संबंध किससे है? तो वो स्कंदन शक्ति से है। समूह 17 के तत्व को हैलोजन कहते हैं, इसलिए इसका संबंध हुआ सी यानी हैलोजन से। और हीमोग्लोबिन एक प्रकार का क्या होता है? प्रोटीन ही होता है। और हंसाने वाली गैस यानी कि N2O, जिसे नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं या लाफिंग गैस कहते हैं। और मिर्बन का जो तेल होता है वो नाइट्रोबेंजीन को हम मिर्बन का तेल कहते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन जो है एक शब्द और एक वाक्य से संबंधित है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा है, एथिल एसीटेट का जल अपघटन किस कोटि की अभिक्रिया है? तो एथिल एसीटेट का जल अपघटन जो है वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। क्या लिखेंगे? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अगला है लूनर कास्टिक किसे कहते हैं? तो ये AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट को हम क्या कहते हैं? लूनर कास्टिक कहते हैं। इसका सूत्र होता है AgNO3। इसका पूरा नाम क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। उसके बाद चलते हैं, यदि संकुल ऋणायन है तब केंद्रीय धातु के नाम के अंत में क्या लगाते हैं? तो लगाते हैं एट। क्या लगाते हैं? एट, जिसे हम ATE, जिसे कोबाल्टेट, सिल्वरेट नहीं कहेंगे, अर्जेंटेट कहेंगे, और क्यूपरेट। इस तरह से जब ऋणात्मक संकुल के अंतर्गत आता धातु तो उसमें एट लगता है। हमने ऐसा पढ़ा है, जो कार्ब धातु उपसंयोजी यौगिक है उनकी IUPAC नाम में पढ़ा है, वो नियम यहाँ पर पूछा गया है। अगला है, द्वितीयक एल्कोहल के ऑक्सीकरण करने पर क्या प्राप्त होता है? तो वो प्राप्त होता है कीटोन। क्या प्राप्त होता है? कीटोन। आपको लिखना है कीटोन प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का विलयन क्या कहलाता है? तो इसे कहा जाता है टॉलेन अभिकर्मक। टॉलेन अभिकर्मक कहते हैं। अमोनिकृत सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को टॉलेन अभिकर्मक कहते हैं। उसके बाद में नाइट्रीकरण मिश्रण किसे कहते हैं? तो जो नाइट्रीकरण की प्रक्रिया होती है वो HNO3 नाइट्रिक अम्ल प्लस H2SO4 इट मीन्स सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में होती है। इसलिए इन दोनों एसिड्स के मिश्रण को हम नाइट्रीकरण मिश्रण कहते हैं। कुल मिलाकर आपको लिखना है नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण को नाइट्रीकरण मिश्रण कहते हैं, क्योंकि इसकी उपस्थिति में नाइट्रीकरण की प्रक्रिया होती है। अगला है, एमिनो अम्ल को आपस में जोड़ने वाला बंध क्या कहलाता है? तो वो बंध कहलाता है पेप्टाइड बंध। पेप्टाइड बंध कहलाता है। ये आपको राइट आंसर लिखना है लास्ट क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन है, जो 2 नंबर का है। आगे की प्रश्न पत्र में हम आपको जो लॉजिकल, जो तार्किक प्रश्न हैं उनके उत्तर बताएंगे। जो थ्योरेटिकल सीधे लिखने के हैं उन्हें आप स्वयं लिखेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको जो न्यूमेरिकल या आंकिक प्रश्न हैं उनको हल करके बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है, 120 ग्राम NaOH 2 लीटर विलयन में विलय किया गया तो विलयन की मोलरता क्या होगी? तो सबसे पहले तो आपको मोलरता का सूत्र पता होना चाहिए। मोलरता M का जो फार्मूला होता है वो WB × 1000 बटे में MB × V, ये फार्मूला होता है। WB ने विलय पदार्थ का द्रव्यमान, तो वो कितना है विलय पदार्थ हमारे पास में? 120 ग्राम। तो हम यहाँ लिखेंगे 120।
और ये 1000 बटे में MB। NOH का जो मोलर द्रव्यमान होता है वो 40 ग्राम होता है, ये आपको 40 लिखना है। और आयतन कितना है, 2 लीटर है, तो 2 लीटर है तो ये यहाँ भी जो है ml में है, इसलिए इसको 2000 ml लिखूंगा। 2 लीटर मतलब 2000 ml। तो यहाँ पर आपको यहाँ से हमारा प्रश्न का आंसर चालू होता है, ये लिखना है, इसके बाद ये लिखना है। इसको हम कैंसिल करते हैं तो 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगी, और 40 3 120, और 3/2 यानी कि 1.5 m। आपको 1.5 m लिख देना है, m। तो इस विलयन की मोलरता कितनी होगी, 1.5 m। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोलरता और मोललता की परिभाषा जो कि आप खुद लिख सकते हैं। आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, द्रव स्नेही एवं द्रव विरोधी कोलाइड में अंतर लिखिए। ये आप जानते हैं, सीधे सीधे बुक में दिया भी है और आपने पढ़ा भी होगा। भौतिक अधिसरण रासायनिक अधिसरण में अंतर लिखिए। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्लोरीन द्वारा फूलों का विरंजन स्थायी होता है जबकि SO2 द्वारा अस्थायी होता है, क्यों? तो इसका आंसर लिखना है कि जो क्लोरीन द्वारा विरंजन होता है वो अपचयन पर आधारित होता है। किस पर होता है, अपचयन द्वारा। इसलिए ये क्या, ऑक्सीकरण द्वारा। क्लोरीन द्वारा जो विरंजन होता है वो किसके द्वारा होता है, ऑक्सीकरण पर आधारित होता है। और ये सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा जो विरंजन होता है वो अपचयन पर आधारित होता है। इसलिए क्लोरीन का जो ऑक्सीकरण है वो अपचयन है वो स्थायी होता है, और सल्फर डाइऑक्साइड का अस्थायी होता है। वैसे तो आपको इसमें इक्वेशन भी लिखना चाहिए पूरा स्पष्ट करने के लिए, लेकिन फिलहाल मैंने एक हिंट दे दी है जिसके आधार पर आप आंसर ले सकते हैं। अगला है ACl का क्वथनांक HF से कम होता है। तो देखिए ACl में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, ध्यान ना, H क्रॉस का मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता। और HF में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और जिसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण इसका क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है, और इसका क्या होता है, निम्न होता है। तो सीधे सीधे आपको आंसर क्या लिखना है, ACl में H बॉन्ड नहीं होने के कारण इसका क्वथनांक कम होता है, जबकि HF में हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण इसके अणु परस्पर संगुणित हो जाते हैं, और जिन्हें तोड़ने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः इसके क्वथनांक उच्च होता है। मतलब कम किसका होता है, ACl का। अगला क्वेश्चन है H2O द्रव और H2S गैस। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो इसके पीछे भी पिछले क्वेश्चन वाले आंसर का ही लॉजिक काम करता है। H2O द्रव होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण इसके जो अणु दूर दूर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, पास पास आ जाते हैं। और जब अणु पास पास आ जाते हैं तो वो गैसीय अवस्था से कौन सी अवस्था में आ जाता है, द्रव अवस्था में। तो आपको क्या लिखना है, H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण इसके अणु परस्पर पास पास आ जाते हैं और यह द्रव अवस्था में होता है। इसके विपरीत H2S में H बॉन्ड यानी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होने के कारण इसके अणु दूर दूर होते हैं और ये गैसीय अवस्था में होता है। अगला है समूह 16 के हाइड्राइडों के तापीय स्थायित्व का क्रम लिखिए। तो देखिए तापीय स्थायित्व क्रम है, समूह 16 के जो तत्व हैं वो, उसमें ऑक्सीजन है, सल्फर है, टेल्यूरियम है, सेलेनियम है, आपको सेलेनियम लिखना है, और उसके बाद में टेल्यूरियम है, और फिर ये पोलोनियम है। तो इनके जो हाइड्राइड हैं वो इस तरह से होते हैं, H2O, H2S, H2Se और H2T और H2PO। और इनमें सबसे अधिक क्या होता है, जल। उसके बाद स्थायित्व, तापीय स्थायित्व क्रम H2O का होता है, उससे कम H2S का होता है, उससे कम H2Se का होता है, और फिर H2T का, और फिर लास्ट में H2PO का। तो आपको स्थायित्व क्रम ये लिखना है, H2O, H2S, H2Se, H2T और H2PO, ये आपका क्रम रहेगा। अगला क्वेश्चन है EDTA का पूरा नाम और एक उपयोग लिखिए।
तो EDTA का अर्थ होता है एथिलीन डाईएमीन, उसके बाद में टेट्रा एसिटिक एसिड या टेट्रा एसीटेटो भी लिख सकते हैं, टेट्रा एसिटिक एसिड। यदि लिगेंड की तरह हो तो इसे एसिड टेट्रा एसिटो एसीटेट भी लिख सकते हैं। तो एथिलीन डाईमीन टेट्रा एसिटिक एसिड ये इसका पूरा नाम है। इसका उपयोग होता है चिकित्सा एवं उद्योग क्षेत्र में इसका उपयोग होता है। इसके बाद में इसी में नीचे क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से धनायन, ऋणायन तथा उदासीन संकुल यौगिक कौन कौन से है, विभाजित कीजिए। देखिए बड़ा ही सरल प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न जनरली हम कठिन समझते हैं, जबकि इस तरह के प्रश्न बहुत सरल होते हैं। इस तरह के प्रश्नों का उत्तर लिखने के लिए कम से कम समय की ज़रूरत पड़ती है और अधिक से अधिक नंबर मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि धनायन और ऋणायन संकुल कौन सा होता है, जो बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद होता है वो संकुल होता है। अब आपको ये बता दें थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देकर, NaCl यदि हम लिखते हैं तो ये आयनिक यौगिक कि इसमें ये पहला वाला पार्ट क्या कहलाता है प्लस और दूसरा वाला क्या कहलाता है माइनस। तो धनायन कौन सा होता है, जो शुरुआत में आता है, ऋणायन कौन सा होता है, जो बाद में आता है, और संकुल कौन सा होता है, जो बड़े ब्रैकेट में होता है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे देखें तो हम यदि यहाँ की बात करें तो इसमें यहाँ पर मैं इसको एडजस्ट कर दूँ, यहाँ पर K2HgI4 जिसे हम लिखा, ये K2HgI4 ये लिखा हमने। तो अब आप खुद देखिए यहाँ से ब्रेक करते हैं तो ये वाला पार्ट प्लस और ये माइनस। अब संकुल कौन सा इसमें, ये तो संकुल कैसा है, ऋणायन है। तो हमें ये बताना ऋणायन संकुल पहले वाला कैसा है, ऋणायन संकुल पहले वाला कैसा है, ये ऋणायन में जाएगा। अगला जो देखें हम तो इसमें ये ब्रेक कहाँ से होगा, देखो मैं ये लास्ट में लिख देता हूँ इसको, CONH3 और ये बड़ा ब्रैकेट बंद और बाद में ये लिखा हुआ Cl3। यहाँ से ब्रेक होगा तो ये पहला पार्ट प्लस और बाद वाला माइनस। तो अब जो प्लस है वो कैसा है, संकुल है, संकुल के साथ धनायन है। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे, पहले वाला ऋणायन संकुल, बाद वाला धनायन संकुल, फिर बाद वाला क्या हो गया ऋणायन संकुल, और उसके बाद में ये तो ब्रेक होता ही नहीं क्योंकि एक ही पार्ट इसमें, तो ये क्या आ जाएगा उदासीन संकुल में। उसके बाद में ये भी उदासीन संकुल में, उसके बाद ये चलेंगे तो ये धनायन संकुल में। तो इस तरह से हमने आपको बता दिया संकुल को पहचानना कि वो धनायन है, ऋणायन या उदासीन है। तो केवल आपको सूत्र लिखना है, उसके आगे उसका प्रकार लिखना है कि इन तीनों में से वो कौन सा है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समीकरण सही समझाइए। तो ये तो आप सीधे सीधे हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, सिमिट अभिक्रिया, यहाँ ये तो आपको सीधे जानते ही हैं। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या होती है, इसमें एमाइड से एमीन बनता है। सिमिट अभिक्रिया है जो एसिड पर लगती है और इसमें भी एमीन बनता है। तो ये दोनों हाफमैन ब्रोमाइड और सिमिट अभिक्रिया है, ये कार्बन संख्या कम करने के लिए उपयोग में आती है। कार्बिल एमिन अभिक्रिया जिसमें आइसोसाइन बनता है। मस्टरडाइल अभिक्रिया जो कि प्राथमिक एमीन के परीक्षण के लिए होती है, इसमें जो एल्किल आइसोथायोसाइनेट बनता है जिसमें सरसों के तेल के समान गंध आती है, इसलिए इसको उस आधार पर मस्टरडाइल अभिक्रिया कहते हैं, जो आपने पढ़ी भी है। RNA और DNA में अंतर अच्छी तरह जानते हैं। प्रोटीन के विकृतीकरण से क्या तात्पर्य, इसका एक उदाहरण प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग का नाम लिखिए। तो ये आप लोग सीधे सीधे क्वेश्चन बुक से हैं जो आप कर सकते हैं। प्रतिजैविक और सल्फा औषधि की क्या तात्पर्य है, ये आपने दैनिक जीवन में रसायन वाला चैप्टर है। पीड़ाहारी और पूर्तिरोधी ये आप लोग सीधे जानते हैं। राउल्ट का नियम लिखकर इसकी सहायता से विलय के आणविक द्रव्यमान की गणना कैसे करते हैं, ये भी आप जानते हैं। आदर्श विलयन, धनात्मक विलयन और ऋणात्मक विलयन में अंतर लिखिए। आदर्श विलयन के है, के धनात्मक विलयन
विचलन और ऋणात्मक विचलन में अंतर लिखिए। उसके बाद में अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर, ये भी सीधा प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है सिद्ध करो कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो इसे अभिक्रिया के अर्धायुकाल वाले व्यंजक से स्टार्ट करना है और इसमें सांद्रता वाला पद नहीं आना चाहिए। अब जानते हैं किए हुए प्रश्न है सीधे सीधे। इसके बाद में अगला है प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल में विभेद की ऑक्सीकरण व विहाइड्रोजन विधि का वर्णन कीजिए। ये भी आप जानते हैं। विक्टर मेयर विधि जो है प्राथमिक द्वितीयक एल्कोहल के ऑक्सीकरण और विहाइड्रोजनीकरण है, हालांकि आपको यहाँ बताना है। फिनाल से निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करेंगे? तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल प्राप्त करने के लिए आप क्या करेंगे? मैं फिनाल बना देता हूँ। ये फिनाल है और इस पर हम क्या करेंगे? HNO3 की क्रिया करवाएंगे। 3 अणु लेंगे और यहाँ लेंगे H2SO4। तो ये आपका बन जाएगा 2,4,6 पर, 2 पर, 4 पर और 6 पर आपको क्या लगाना है? NO2। यहाँ पर भी NO2 और यहाँ पर भी NO2 और प्लस 3H2 आपका निकल जाएगा। तो पूरी इक्वेशन क्या हो गई है? ये फिनाल, ये नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और ये 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ये T2,2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बना है। किससे बना? फिनाल से बना। इसके बाद में अगली अभिक्रिया आपको लिखना है। फिनॉल से बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे? तो देखिए ये फिनॉल है और इसकी जब जिंक रस से क्रिया होती है तो ये तो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है और ये ZNO निकल जाता है। तो ये फिनॉल की जब जिंक डस्ट से क्रिया होती है तो बेंजीन बनता है। ये क्या है? बेंजीन है हमारा, बेंजीन। अगली अभिक्रिया है आर्थो एवं पैरा क्रिस्टल। तो भाई ये रिमर टिमेन अभिक्रिया आपकी जो जानते हैं आप लोग, रिमर टिमेन अभिक्रिया ही है और इसकी CHCl3 और प्लस KO से क्रिया होगी। तो इसमें आर्थो एवं पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड का मिश्रण प्राप्त होता है, जो कि यहाँ पर OH और आर्थो ने CH2O और पैरा पर OH और ये लास्ट में 4th नंबर पैरा पर लगाएंगे। तो आर्थो एवं पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड बनता है, जिसे आर्थो एवं पैरा क्रिस्टल कहते हैं। ये आपको रिमर टिमेन अभिक्रिया इसमें लिख देना है। इसके बाद में निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समझाइए। रोजनविंड अभिक्रिया और ये एसिड क्लोराइड पर लगती है, एल्डोल संघनन, ये आपको लिखना है, जानते ही हैं आप लोग। अगला है एसिटिक अम्ल से निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करोगे? तो देखिए एसिटिक अम्ल से निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करोगे? एसिटिल क्लोराइड, तो भाई ये लीजिए एसिटिक अम्ल होगा CH3COOH। इस पर हम PCl5 की क्रिया करवाएंगे। किसकी क्रिया करवाएंगे? PCl5 की। क्या बनेगा? CH3COCl प्लस POCl3 प्लस HCl निकल जाएगा। यहाँ पे आपको HCl लिख देना है। तो ये क्या बन गया? एसिटिल क्लोराइड। किससे बनाना था? एसिटिक अम्ल से। और क्या बनाना था? एसिटिल क्लोराइड। फिर समझ लीजिए ये एसिटिक एसिड है और ये PCl5 है और ये एसिटिल क्लोराइड बना और POCl3 प्लस HCl। अगला है एसिटिक अम्ल से हमें क्या बनाना? एसिटामाइड। तो ये एसिटिक अम्ल हो गया। इसकी हम जो अमोनिया से क्रिया करवाएंगे, NH3 से क्रिया करवाएंगे, तो ये क्या बनेगा? CH3COONH4। ये अमोनियम एसिड बना और इसे आगे चलकर हम गर्म कर देंगे तो CH3CONH2। फिर से मैं लिख देता हूँ, पूरा क्लियर दिख जाए आपको। यहाँ पर मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। एसिटिक अम्ल हो गया, इसकी NH3 से NH3 और ये हो गया CH3COONH4। NH4 ध्यान रखना।
इसको आगे चलकर हिट करेंगे तो CH3CONH2 प्लस H2O बनेगा। तो कुल मिलाकर ये हमारा एसिटामाइड है। तो एसिटिक अम्ल से एसिटामाइड बनाने के लिए सबसे पहले एसिटिक अम्ल को अमोनिया के साथ गर्म करेंगे तो ये अमोनियम स्टेट बनेगा, और उससे आगे गर्म करेंगे तो एसिटामाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद में अगला है एसिटिक अम्ल से एसिटिक एनहाइड्राइड। तो CH3COOH, इसके 2 अणु लेंगे। जब 2 अणु लेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं नीचे CH3COOH, और इसको हिट करेंगे तो फास्फोरस पेंटाक्साइड की उपस्थिति P2O5 की उपस्थिति में, तो यहाँ से ये जल का अणु निकल जाएगा और यहाँ बनेगा CH3CO और CH3CO और ये O, और प्लस मैं लिख दे रहा हूँ नीचे H2O। तो ये बन गया है एसिटिक एनहाइड्राइड। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई। उसके बाद में निम्नलिखित क्रियाओं को समझाइए। होन्स-डीकर विधि, जो कि एल्किल हैलाइड बनाने की एक सर्वोत्तम विधि आप लोगों ने पढ़ी है, और इसमें जो है सिल्वर लवण से क्रिया होती है। वसा अम्ल के सिल्वर लवण की ब्रोमीन से क्रिया होती है, और ये बूर्ज अभिक्रिया है जो एल्किल हैलाइड पर लगती है। इसके बाद में निम्नलिखित यौगिक के IUPAC नाम लिखिए। तो हमारे सामने पहला यौगिक इस तरह से है, ये Cl है, Cl है, Cl है, C और H है। तो देखो ये इसमें 3 क्लोरीन है, तो इसको हम बोलेंगे ट्राइक्लोरोमेथेन। 1 मतलब अकेला कार्बन इसलिए ट्राइक्लोरोमेथेन कहेंगे। इसका IUPAC नेम क्या है? ट्राइक्लोरोमेथेन, जो क्लोरोफार्म भी है ट्राइक्लोरोमेथेन कहते हैं। अगला सूत्र इस तरह से है। इसमें आप देख रहे हैं कि 4 कार्बन है, 1 2 3 4, पर हम अंकन इधर करेंगे 1 2 3 4। अंकन उस साइड से करते हैं जैसे शाखा पास में हो, प्रतिस्थापी पास में हो। तो यहाँ Cl है, तो देखो Cl कहाँ लगा हुआ है? नंबर 2 पर। तो इस लिखेंगे 2 क्लोरो, और कुल कितने कार्बन? 4। 2 क्लोरो, और 4 कार्बन किसमें होते हैं? ब्यूटेन में। तो ब्यूट, जहाँ 4 कार्बन हो ब्यूट बोलते हैं, और सिंगल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के मध्य तो N बोलते हैं। 2 क्लोरो ब्यूटेन, क्या लिखेंगे? ब्यूटेन। तो इसका नाम क्या हो गया? 2 क्लोरो ब्यूटेन। अगला यौगिक देखिए, इसमें भी हम अंकन करेंगे। तो अंकन उस छोर से करेंगे इधर से प्रतिस्थापी पास में बढ़ता हो। तो हम यहाँ पर इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। कुल कितने कार्बन आए? 5। 2 पर ब्रोमो है और 3 पर मेथिल है। ब्रोमो B सेल होता है, मेथिल M सेल होता है। तो हम पहले ब्रोमो को लिखेंगे 2 ब्रोमो और 3 मेथिल, और कुल 5 कार्बन इसलिए क्या लिखेंगे? पेंटेन। 2 ब्रोमो 3 मेथिल पेंटेन इसका सही नाम रहेगा। उसके बाद अगले यौगिक की ओर चलते हैं। यहाँ पर हम इसका नाम यदि लिखेंगे तो इसमें हमारे पास में कितने कार्बन है भाई? 4 कार्बन है। हम अंकन करते हैं, दोनों कार्बन का अंकन करते हैं। तो दोनों तरफ से डबल बॉन्ड पास में पड़ रहा है, Br भी पास में पड़ रहा है, किधर से भी अंकन करते हैं 1 2 3 4। ये हम किसका अंकन कर रहे हैं? कार्बन का। तो 2 और 4 पर क्या लगा है? ब्रोमो, सॉरी 1 और 4 पर। तो इसका नाम क्या लिखेंगे? 1 4 डाई ब्रोमो, और कुल कार्बन कितने? 4, लेके लिख देंगे ब्यूटेन। उसके बाद अगले यौगिक की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है विशिष्ट चालकता, आणविक चालकता, तुल्यांकित चालकता की परिभाषा लिखिए। इसका आंसर आप खुद लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि इसमें हमारे पास में है कोलराज के नियम की परिभाषा लिखिए, और निम्नलिखित की सहायता से NH4OH की आणविक चालकता ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं है, आपको क्या लिखना है इसमें? NH4OH की आणविक चालकता, ध्यान रखना NH4OH की। तो NH4OH कहाँ है? NH4 इसमें है और OH इसमें है। तो इन दोनों को पहले प्लस लिखेंगे और तीसरे को क्या कर देंगे? माइनस। तो हमारा सूत्र क्या हो जाएगा?
NaOH की आणविक चालकता के लिए लेमडा m, और इसे लिखेंगे NaOH, और यहाँ लिखेंगे इन्फिनिटी, और उसके आगे लिखेंगे, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिखना चाहिए मुझे आगे, लेकिन मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इसके बाद आप लेमडा m इन्फिनिटी किसकी लिखेंगे, NH4Cl, फिर प्लस करके लेमडा m इन्फिनिटी किसकी लिखेंगे, NaOH की, NaOH, ये इसी के आगे, और माइनस करके लेमडा m इन्फिनिटी, और लास्ट में क्या लिख देंगे, NaCl। तो हम जब इस तरह से लिखेंगे तो हमारा फार्मूले में जब वैल्यू पुटअप करेंगे तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहले ये लिखा तो इसकी वैल्यू यहाँ आ जाएगी 129, फिर ये आ जाएगा तो इसकी हो जाएगी 248, फिर माइनस करके NaCl लिखेंगे 126, इन दोनों को जोड़ना, इसको घटाना, जो रहेगा वो हमारा आंसर रहेगा। इसमें जहाँ तक बात है कोलराज के नियम की परिभाषा लिखिए तो वो तो आप जानते हैं, जिसे आप लिख सकेंगे। इसके बाद लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर, ये भी आप जानते हैं, और संकर्ण तत्व के कुछ गुण होते हैं जिसमें परिवर्ती संयुक्ता, ये परावर्ती नहीं परिवर्ती संयुक्ता, रंगीन आयनों का निर्माण और चुंबकीय गुण। ये क्वेश्चन आपके आंसर जानते हैं, बेसिक क्वेश्चन है जो जनरली हर टीचर नोट करवाते हैं बच्चों को। तो इस तरह से इस पूरे प्रश्न पत्र को हमने सोल्व किया है। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। एक बार पुनः जय हिंद, जय भारत।